अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शह नशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब साबिर चाउस साहब, मेहमान खुसूसी दिल्ली से आए हुए नसीम सिद्दीकी साहब, मिर्जा अमजद बेग साहब, फिरोज लाला साहब और आज के इस वार्ड नंबर 13 में तमामी इस इंतखाबी जलसे को जो सुनने आए हैं, मेरे तमाम नौजवानों, बुजुर्गों और पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जत मां पर्दा नशीन मां और बहनों, आप तमाम को मालूम है कि आपके इस हल्के में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। चूंकि वक्त कम बचा हुआ है, लेकिन इंतखाबी जलसों के जरिए से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में साबिर चाउस और मजलिस के पैगाम को देना चाहती है। आपके इस हल्के से पिछली मर्तबा भी साबिर चाउस को आपने कामयाब किया और यहां पर आपके इसी हल्के में पिछले कई सालों से साबिर चाउस की खिदमत आपके सामने हैं। आज हालात और वक्त का तकाज़ा है कि हम सब अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत और मुस्तहकम करें, और वो तभी मुमकिन होगा जब हम आपसी इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए अपनी जमात का साथ देंगे, साथ दियानतदारी के साथ। आज पूरे हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और नकीब मिल्लत अलहाज बरसासुद्दीन ओवैसी साहब को पूरी दुनिया अगर सलाम कर रही है तो उसकी वाहिद वजह है कि इखलास और इलाहियत की बुनियाद पर मिल्लत का और हिंदुस्तान के मजलूम तबकात का और खास तौर से मुसलमानों का आज काम कर रहे हैं। आज आपके इस हल्के में बहुत सी बातें हो रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कैसे जीतेगी, मजलिस कैसे कामयाब होगी। तो आए हो कि दुनिया में जीने वालों, वो तमाम तर लोग जो मजलिस को आज निशाना बना रहे हैं, मजलिस पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो मैं उनसे मुखातिब हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आपके इस हल्के ने साबित कर देगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा आपके इन फिजाओं में दलित और मुसलमान और सेकुलर हिंदू मिलकर यहां आपके फिजाओं में हल्के में इंशाअल्लाह ताला पतंग को लहराएंगे, उड़ाएंगे। और क्यों न होगी कामयाबी? वो कामयाबी इस वजह से होगी कि साबिर चाउस की खिदमत आपके सामने है, लेकिन साबिर चाउस जिस जमात का दामन थामे हुए हैं, इतनी कुर्बानी देकर अगर मजलिस में आए हैं, तो क्या आपकी हमारी यह जिम्मेदारी नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहां से कामयाब करें? आप बताएं मेरे भाई कि बोलने वाले
बहुत बोल रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, लेकिन काम करने वाली की पहचान सिर्फ काम से होती है। मुझे मालूम है कि पिछले 20 वर्षों से साबिर चाउस के भाई जहां जहां जा रहे हैं कैसर साहब, तो लोग साबिर चाउस को कह रहे हैं कि आप कैसर भाई के भाई हैं, मजलिस से ठहरे हैं, आप फिक्र मत करो, आपको जिताना हमारी जिम्मेदारी है। अरे एक वक्त ये भी है, आपके इसी हल्के के नौजवान ने मुझे बताया कि यहां के एक नगर सेवक का घर का चंबर भरा हुआ था, जबकि इन्हों मौतल है नहीं है, उसके बावजूद भी इनसे जो काम 7-8 दिनों से नहीं हो रहा था, खुद के घर के सामने का चंबर साफ करने के लिए उन्होंने कैसर साहब को फोन किया, तो कैसर भाई ने दोपहर तक उसको साफ करवाया। तो आप बताएं, क्या आप लोग काम करने वालों को और देंगे या उन लोगों को और देंगे जिनका ताल्लुक सेकुलरिज्म से होने के बावजूद भी फिरका परस्त पार्टी से है? आज वक्त और हालात की जरूरत है मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे प्यारे दलित भाइयों, कि आज संविधान और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आईन को, दस्तूर को बचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो अलहाज बरसुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। कितने ऐसे वाकयात है, मेरे बाद भी कुछ मुखर्रिर तकरीर करने वाले हैं, कितने ऐसे वाकयात है इस मुल्क में मुसलमानों के साथ में जो कुछ हुआ पिछले 70 सालों में, चाहे वो अभी इस 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात के बारे में, अगर भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आई है, इख्तियार में आई है, तो क्या काम किया? माउलिन सिंह के जरिए से कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वालों को मारने का काम किया, उनकी जाने लेने का काम किया। अल्लाह की शरीयत में मुदाखलत की गई, बाबरी मस्जिद को शहीद किया, और शहीद करने के बाद में जो फैसला आया वो आपके और मेरे आंखों के सामने है। और आज आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसे काले कानून का निफाज हुआ है जो आज पूरे हिंदुस्तान की नजरों के सामने एहतजाज हो रहे हैं। तो एहतजाजी मरकज आज हिंदुस्तान बन चुका है। आप बतलाइए, ये काला कानून जब सीएबी के नाम से बिल पास हो रहा था, उसके बाद अमेंडमेंट हुआ, एक्ट बना, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बना, एनआरसी हुई, और उसके बाद एनपीआर की आज बात की जा रही है। तो सबसे पहले ऐवान पार्लियामेंट इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान में किसने आवाज उठाई मेरे भाई? क्या कांग्रेसियों ने आवाज उठाई? क्या राष्ट्रवादी के लोगों ने आवाज उठाई? या सेकुलर का ढंडोरा पीटने वाले जितने कायदीन हैं, जिन्होंने आपका आज तक वोट किया है, क्या किसी एक लीडर का नाम बताओ तो मैं उसकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं? क्या किसी एक लीडर ने दिल्ली के उस पार्लियामेंट हाउस के अंदर आवाज उठाकर कहा कि एनआरसी के जरिए से मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा, एनआरसी के जरिए से इस दस्तूर को, इस आइन की धज्जियां बनाई जाएगी, एनआरसी इस काले कानून के बहाने से मुसलमानों की शरीयत पूछी जाएगी? हाँ, मुझे आज भी उस पार्लियामेंट का सेशन वो दिन याद है कि एक ही मर्द मुजाहिद ऐवान पार्लियामेंट में अगर फाड़ता है और इस बिल को फाड़ कर फेंकता है तो आपके और मेरे महबूब कायद अलहाज बरसुद्दीन ओवैसी साहब। क्या यह हकीकत नहीं है? क्या माउलिन सिंह पर कभी अशोक चौहान बोला? गांव कशी के नाम पर मुसलमानों को मारा गया, कभी आवाज उठी? आज सोचो तो सही मेरे प्यारे मुसलमानों, आपका और मेरा दर्द रखकर
ऐवान में अगर मेरे बाप की दम की अक्कासी या तर्जुमानी अगर कोई कर रहा है तो अलहाज दर 100 ओवैसी साहब, तो फिर मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि हमको और आपको नहीं चाहिए कि ऐसी क़यादत के हाथों को मजबूत करे, कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करे। जिम्मेदारी हमारी है मेरे भाई, जिम्मेदारी दस्तूर को बचाने वालों की है। आज इस हल्का में सैकड़ों की तादाद में मेरे दलित भाई हैं, अम्बेडकरवादी है। मैं उनसे भी कहूंगा कि दस्तूर को, आइन को जिंदा और बाकी अगर रखना है तो आपको बैर सौसुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देना होगा, क्योंकि यह मुल्क बड़े नाजुक दौर से आज गुजर रहा है। इस मुल्क के चप्पे चप्पे में आज एहतजाज मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं और उस एहतजाज के जरिए से हुकूमत हिंद का पैगाम दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि तुमने जो काले कानून को निफाज किया है उसको हम नहीं मानेंगे और तब तक नहीं मानेंगे जब तक इस काले कानून को आप वापस नहीं लेते, जब तक हमारा एहतजाज बाकी रहेगा। आज आपको भी मालूम, मुझे भी मालूम, ठीक है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां पर आए हुए तेलंगाना से 10-12 बरस हुए हैं, लेकिन इससे पहले कौन था, किसकी हुकूमत थी? नांदेड़ के, महाराष्ट्र के, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने वोट देकर किसको लीडर बनाया? हमारे सामने, नांदेड़ वालों के सामने तो चौहान का बाप था, शंकर राव था, उसके बाद चौहान आया और डालते गए, लेकिन ये नौजवानों, क्या तुमको मालूम है आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, अभिनव भारत, हिंदू महासभा, राम सेना, हिंदू राष्ट्र सेना, संघ परिवार, ये जितने जमातें आज तुमको नजर आ रही हिंदुस्तान में जो ताकतवर बनी हुई है, इन जमातों को पैदा करने वाली कोर्ट का नाम कांग्रेस पार्टी है। आज ये अलग बात है कि इख्तिदार हाथ से चले जाने के बाद कांग्रेस आज इख्तिदार को हासिल करने के लिए बड़े बड़ी बातें, नारे लगा रही है। अशोक चौहान से मेरा सवाल है, अगर पाड़ बंधारे के उस विलास को, उस बम धमाके को उजागर किया जाता, एनआई के जरिए से, एटीएस के जरिए से सही उसकी तहकीकात होती, तो नांदेड़ के मेरे गजूर मुसलमानों बताओ क्या यहां पाड़ बंधारे में जो बम ब्लास्ट हुआ, बम धमाका हुआ, जिसमें दाढ़ियां नकली मिली, कपड़े मिले, बजरंग दल के लोग थे, क्या वो लोग आज जेलों में नहीं होते या नहीं होते? किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, किसका हल्का था? यही अशोक चौहान का हल्का था। लेकिन मेरे भाई, हाथी के खाने के दांत अलग है, दिखाने के अलग है। आज ये लड़ाई ये ना समझो कि सिर्फ कांग्रेस और साबिर चौस के दरमियान में, मजलिस के दरमियान में है, बल्कि ये लड़ाई इत्तेहाद कलमे वालों की और फिरका परस्तों की, इनके दरमियान में लड़ाई। इसलिए जमात के ऊपर नजर डालो, जमात को देखो कौन सी जमात है। एक वो शख्स है जो रात दिन तुम्हारे लिए लड़ रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, ऐवानों में आवाज उठा रहा है। क्या आज तुमको मालूम है सोशल मीडिया के जरिए से हर बात आया हो रही है, तस्वीर के जरिए से सामने आ रही है। 1 घंटे पहले अगर कुछ होता है तो सामने आता है। आपको मालूम नौजवानों कि बिदर में कई तालीम याफ्ता मुदर्रिसीन को उठाकर बिदर की पुलिस ने जेल में डाला था, लेकिन क्या कांग्रेस का कोई लीडर वहां पर पहुंचा? लेकिन आज दोपहर में जब मैं खोला हूं व्हाट्सएप, फेसबुक, तो आपके मेरे महबूब कायद हैं
जो वहां पर पहुंचकर पुलिस के सामने बैठकर पुलिस से मुतालिबा किया। कौन लड़ता है मेरे भाई? अरे जिसको अपना दर्द होता है, एहसास होता है, तकलीफ होती है, वही आपके लिए आवाज उठाता है। आज ना इनको तकलीफ है ना एहसास है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा, यह सब हलाली परचम को नांदेड़ के मुसलमानों ने पहली मर्तबा बाई इलेक्शन में 2009 में यहाँ की बल्लियों में लहराया था और कहा था चौहान से, अरे चौहान अब हमें तुम्हें तेरी जरूरत नहीं है, अब हम अपनी मर्जी के मालिक है, हमारी जमात होगी, हमारा लीडर होगा, हमारा रहनुमा होगा, हमारा परचम होगा। तो अब वक्त तकाना है कि इसी बाई इलेक्शन से साबिर चौस को यहां से जीता कर ऐवान बल्लियों में नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सलाह करेगा। कौन सा लीडर आता मेरे भाई? अगर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में कुछ होता तो वहां से फोन आ जाता है इनको, हिंदू के वोट होना या नहीं होना, चाहे वो हिंदू फिरका परस्त रहो, जालिम रहो, कैसा भी रहो। लेकिन मजलिस तो दौर रहेगा आपके दरमियान में। फिर वो लाला सावन चौक अहमद पेट जब कभी भी हो तो आपके दरमियान में है या नहीं है? आते या नहीं आते? आवाज लगाए तो आते मेरे भाई। लेकिन वहां पर बहुत रोकथाम है। साहब नाराज हो जाएंगे, साहब गुस्सा करेंगे, हमको बोल रहे, अमित शाह बोल रहा, कभी मोदी बोल रहा, योगी बोल रहा, जो मुंह में आया बोल रहे। और फिर इनका जवाब अगर हिंदुस्तान में सही तरीके से अगर कोई देता है तो हैदराबाद के दो ही दूल्हे भाई देते नहीं देते? तो जरा जोर से बोलो, देते नहीं देते? खामोश मत रहो। अब यहां से जवाब देने वालों की लाइन इन कैंपों के जरिए, एहतजाज के जरिए शुरू हो रही है, जो मैं देख रहा हूं। क्या बोला अमित शाह? दिल्ली के इलेक्शन में अमित शाह और तड़ीपार ने इलेक्शन कैंपेनिंग में 2.5 से बोला कि इतना बटन दबाओ कीचड़ में, वो जो फूल होता है उसका बटन इतना दबाओ, इतना दबाओ, इतना दबाओ कि इसका करंट शाहीन बाग वालों को लगे। ये बात बोला नहीं बोला? फिर उसके बाद योगी क्या बोल रहा? योगी वहां से मुखातिब करते हुए लखनऊ के स्टेज से बोल रहा क्या कि मैं एहतजाजी करने वालों को समझा रहा हूं, समझ जाओ, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा 7 पीढ़ियां याद रखेगी। फिर अपने बयान में बोला कि मुसलमान अपनी खवातीन को आगे कर रहे हैं और खुद रजाई ओढ़े हुए, चूंकि दिल्ली से नसीम सिद्दीकी आने वाले हैं और मोदी भी भागते फिर औरत को छोड़कर, और फिर संघ परिवार के लोग भी शादी नहीं करते, तो फिर ऐसों को क्या बोलते? क्या बोलते? इसीलिए हमारी खवातीन ने कहा है कि ऐसे है तो ऐसों से हम निपटते हैं, जब मर्द आएंगे तो तुम निपटो इनको। इसीलिए मेरे भाई